तो जैसा आप सब जानते हैं, आज विशेष रूप से महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखे गए हैं। आज के जो हमारे सभी सत्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग अधिक से अधिक जुड़ें और हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल करें। और अभी आप लोगों ने ब्यूटी टिप्स पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक सेशन सुना, बहुत पसंद आया आप सबको। इसी श्रृंखला में अगला सेशन हम करने वाले हैं पेरेंटिंग पर। तो ये बहुत ही अच्छा विषय है और इस बहुत गंभीर विषय है कह सकते हैं, और इस पे बात करनी चाहिए हमें, क्योंकि अक्सर विजुअली इम्पेयर्ड हमारे साथियों को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। उन्हें लगता है कि विजुअली इम्पेयर्ड साथी अपने परिवार को कैसे संभालते होंगे, अपनी शादीशुदा जिंदगी को कैसे चलाते होंगे, और सबसे बड़ी चीज ये कि वो अपने चाइल्ड की केयर कैसे करते होंगे, अपने बेबी को कैसे संभालते होंगे। तो इन्हीं सारे प्रश्नों के आंसर देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आज की एक्सपर्ट स्वाति सिन्हा मैम। स्वाति सिन्हा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थैंक यू सीमा। स्वाति सिन्हा मैम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। वैसे तो बहुत सारे सेशंस लेती रहती हैं मैम, बहुत इंस्पायर हूँ मैम, बहुत अच्छी अच्छी मतलब जब भी कोई, मैंने तो इनको हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ही सुना है, किसी की भी कोई क्वेरी आती है उसका बहुत प्यार से रिस्पॉन्ड करती हैं। फिलहाल स्वाति मैम आईटी सेक्टर में एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत है और विजुअली इम्पेयर्ड हैं। 10 साल हो चुके हैं इनकी शादी को, और एक सक्सेसफुल वर्किंग वुमेन है, और मम्मा हैं, बेटी हैं, बहू हैं, और वाइफ हैं कि तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे इनको मिलेगी। और इन जैसा मैंने बताया कि इनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और इनके पास 5.5 साल की एक बेटी है। इंडिपेंडेंटली उनको संभाल रही हैं, और ये और इनके हस्बैंड दोनों ही विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट आपको स्वाति मैम से जुड़वाऊंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति मैम, आप हमारे यहाँ आई, और आपकी जो इंफॉर्मेशन होंगी, आपका जो सेशन आगे चलने वाला है वो हमारे साथियों को बहुत पसंद आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू स्वागत है सीमा। बहुत, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, आपने मेरे को इनवाइट किया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जितना कुछ एक्सप्लेन कर सकें और जो कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल हो वो हम जरूर कोशिश करेंगे यहाँ पे। जी। तो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए हर संभव प्रयास करती रहती हैं मैम कि वो कुछ करें, और बहुत खुशी खुशी सबको सक्षम बनाने की कोशिश करती रहती हैं। तो आइए हम जानते हैं और सभी लोग सुने, जो लोग पेरेंट बनेंगे आगे और जो अभी हैं, सभी के लिए बहुत यूजफुल सेशन है ये। तो मैम सबसे पहला मेरा जो आपसे प्रश्न होगा वो यही होगा, जैसे आमतौर पे जो विजुअली इम्पेयर्ड हमारे साथी होते हैं, उनकी जिंदगी से बहुत सारे सवाल जुड़े होते हैं लोगों से, और जो हमारे साथी होते हैं वो पढ़ लिख जाते हैं, उनकी नौकरी भी लग जाती है। जी। जब सवाल शादी का आता है तो परिवार, समाज और सभी लोग उनका कहीं ना कहीं साथ छोड़ देते हैं। जिस तरह से वो अपने बाकी बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनके लिए टाइम पे एक लाइफ पार्टनर की तलाश, और ये सारी चीजें वो कहीं ना कहीं या उनसे छूट जाता है अवेयरनेस की वजह से, या फिर वो कह नहीं पाते, रीजन जो भी हो, लेकिन वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की शादी में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े और आपने कैसे उनको उनका समाधान निकाला। थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए सीमा। मेरे पास 2 पॉइंट हैं जिसके ऊपर हम ये इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहेंगे। पहला, देखो, मेरे केस में क्या था कि मेरी फैमिली, ऐसा नहीं थी कि मेरी फैमिली शादी नहीं करवाना चाहती थी। दे वर ऑलवेज इंटरेस्टेड, लेकिन उनका सिर्फ एक ही कंसर्न था कि हम किसी नॉर्मल व्यक्ति से ही तुम्हारा शादी करवाएंगे। और
मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि नहीं, हम किसी नॉर्मल इंसान से शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेगा। मतलब एंड वो वन साइटेड पर्सन से, मतलब ना मैम? साइटेड पर्सन से, हाँ जी। तो जी जी। और अगर वो पर्सन समझ भी गया तो उसकी फैमिली के साथ मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेगी कि मेरे को कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, कैसी दिक्कत आती है। तो उनको मेरी जिंदगी बीत जाएगी उनको ये समझाते समझाते, और वो कभी समझने नहीं वाले। तो एक सर्टेन पॉइंट पे मैंने अपनी मम्मी को यही बोल के समझाया था कि मम्मी, तुम्हारे भी भाई हैं, तो और तुम्हारे भी जैसे ये भांजा है, भतीजा है, कल को तुम्हारे फैमिली के पास किसी ब्लाइंड लड़की का रिश्ता लेकर आता है तो तुम एकदम से हाँ नहीं बोलोगी। तुम्हारे दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि क्यों हम ऐसे से करें, जब मेरा बेटा जो है या मेरा भाई जो है वो एकदम नॉर्मल है, सब उसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है। तो जब तुम मेरा रिश्ता किसी के पास लेकर जाओगी तो यही सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी होगा, और फिर क्या होगा, फिर अल्टीमेटली मेरे को रिजेक्शन ही हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर तुमको मेरे शादी कराने में इतना ही इंटरेस्टेड है तो तुम मेरे लिए कोई मेरे जैसा ही ढूंढ कर लाओ। फिर मेरी पूरी फैमिली लग गई मेरे को ये कन्विंस करने के लिए, फिर सिमिलर डिसेबिलिटी क्यों, फिर कोई अलग डिसेबिलिटी लो, क्योंकि फिर तो दोनों के प्रॉब्लम सेम हो जाएंगे। फिर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो वो कैसे हैंडल करोगी, ऐसी चीजें। आमतौर पे ये होता है। फिर मेरे हस्बैंड ऑल ऑफ अ सडन वो होना था, इसीलिए वो पता नहीं कहाँ से आए। एंड जस्ट ऐसे ही हम लोग मिले थे AICB में। तो फिर वो उनकी कहीं और जॉब लग गई तो ही लेफ्ट, मेरे को कहीं और जॉब लग गई तो आई लेफ्ट। उसके बाद जब हम लोग दोनों जॉब में थे तो उन्होंने मेरे को एक दिन ऐसे ही कॉल करके बोला कि देखो, मेरी फैमिली शादी के लिए फोर्स कर रही है, एंड मेरे को अब किसी मतलब साइटेड लड़की से या किसी और डिसेबिलिटी में शादी नहीं करनी, तो क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो? देन आई सेड कि ठीक है, आई विल आस्क माय पेरेंट्स। फिर हम अपनी मम्मी से बात किए, पापा से बात किए, तो सब फैमिली वैमिली के बारे में लोग पूछे। फिर मेरी सिस्टर्स आई थी फैमिली से बात करने के लिए, उनको सब फैमिली वाइज सब ठीक ठाक लगा, सब अच्छा लगा, देन दे अग्रीड। तो इस तरीके से हमारी शादी फिक्स हुई। अब हमारी शादी फिक्स हुई तो हमारी टू फैमिलीज जो थी वो तो अग्रीड थी, बट व्हाट अबाउट द रिलेटिव्स? तो रिलेटिव्स को कन्विंस करना, सब फोन कर करके यही कहते थे कि ऐसे से क्यों शादी कर रही हो। देन मेरी मम्मी वाज लाइक कि तो मेरी बेटी भी तो ऐसी ही है, मेरी बेटी भी तो ब्लाइंड है, तो क्या हो गया अगर हम किसी ब्लाइंड से शादी करवा रहे हैं तो? और अच्छा है ना, फैमिली भी एडजस्ट कर जाएगी, फैमिली भी प्रॉब्लम समझेगी कि जो प्रॉब्लम उसके बेटे को है वही सेम प्रॉब्लम उसकी बहू को भी है, तो मैनेजेबल होगा ये चीज। तो मतलब और आपकी अपने जी 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 जी। हाँ जी, और मेरे ससुराल के साइड में भी जो जो ओल्ड लेडीज थी वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछी मेरे हस्बैंड से कि उसको खाना बनाना आता है कि नहीं, तुमको भूखा तो नहीं मार देगी। तो ही सेड कि नहीं, उसको आता है, एंड नहीं भी आएगा तो हम लोग मिलकर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी शादी की बिगनिंग हुई, फिर शादी भी हुई। इनिशियली चीजों को एडजस्ट करने में या लोगों को कन्विंस करने में कि हाँ, हम इक्वली काम कर सकते हैं, सफाई से काम कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं, मेरे को लगा एटलीस्ट 6-7 मंथ्स 8 मंथ्स लगे। फिर धीरे धीरे करके मेरे सास हैं, ससुर थे, अब नहीं है, और देवर, सब इन लोग को सब में समझ में आ गया कि हम क्या क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। एंड टचवुड मेरी पूरी इंटायर फैमिली, मेरे इन लॉ साइड से सब बहुत सपोर्टिव है, फिर चाहे वो मेरी अपनी फैमिली हो या रिलेटिव्स हो, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। जी, बहुत अच्छा लगा मैम। कम मतलब आपने अपनी फैमिली को और हर किसी को कन्विंस कर लिया इसके लिए, और फिर जो चीजें उन्हें लगती थी उसको आपने पूरा भी करके दिखाया, और अब वो बहुत खुश हैं, मतलब और अच्छी चल रही है आपकी शादीशुदा जिंदगी। जी, टचवुड। टच वुड। मैम, अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि जब शादी के बाद फैमिली प्लानिंग की बात आती है तो अक्सर ये देखा जाता है और कभी-कभी होता भी है कि विजुअली इम्पेयर्ड कपल्स जो होते हैं उनके बच्चे भी विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, मतलब उन्हें भी डिसेबिलिटी होती है।
तो इन सब चीजों को लेकर के काफी बार जो पेरेंट्स होते हैं वो बेबी प्लान करने से डरते हैं और कभी कभी करते भी नहीं है कुछ लोग। और इसके हिसाब से आपकी फैमिली में क्या रिएक्शन था, आपके हस्बैंड का, आपके इन लॉज का, और मतलब आपकी फैमिलीज का, वो लोग क्या सोचते थे इस बारे में, और कैसे आपने उनको कन्विंस किया इन चीजों के लिए? मेरे इन लॉज की हम बात करें तो उनको दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं सब नॉर्मल होगा, सब कॉन्फिडेंट थे कि सब कुछ ठीक होगा। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी हमेशा यही कहती थी कि देखो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम लोग एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। तो हम और मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जी से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने हमारा जेनेटिक काउंसलिंग किया था। तो उसमें उनको यही पता चला था कि मेरे हस्बैंड के साइड से कुछ वैसा जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, और जी मेरे साइड से मेरे पापा के एंड से हो सकता है जेनेटिक प्रॉब्लम आया हो। जो उन्होंने काउंसलिंग की थी उसके बेसिस पे उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई किया था। उसके जी बाद जी। उन्होंने हम लोगों को एक क्रोमोजोनल टेस्ट के लिए बोला था। तो इनिशियली वी वर नॉट अग्रीड कि उसमें कहते थे कि ये क्रोमोसोमल टेस्ट तभी हो सकता है जब आप मतलब एक बार कंसीव करते हो। फिर कंसीव करने में अगर क्रोमोसोमल टेस्ट होता है तो हो सकता है कि मिसकैरेज होने के भी चांसेस होते हैं, ऐसा मतलब ऐसा डॉक्टर्स ही बोलते थे। तो वी वर क्वाइट अफ्रेड कि जी जी। कि अगर ऐसा कुछ किया टेस्ट और कुछ मिसकैरेज वगैरह जैसी चीजें कुछ हुई तो प्रॉब्लम होगी। तो बट उसके बाद फिर हम लोग एक क्रोमोसोमल टेस्ट करवाए थे विच विच वाज जस्ट अ ब्लड टेस्ट। वो सिर्फ एक ब्लड टेस्ट था। जी, आगे तो का वो क्वेश्चन मेरा यही था कि क्रोमोसोमल टेस्ट क्या होता है, ऐसे एक्सप्लेन आप करेंगे थोड़ा सा? वो जो जब बेबी फॉर्मेशन होता है ना तो वो क्रोमोसोम्स जो गर्ल्स एंड बॉयज बॉयज के जो हाँ, के का मिलाकर वो बेबी फॉर्म होता है। होता है। तो जी वो जी। उसकी शेप से देखकर पता चलता है कि बेबी में कोई एबनॉर्मलिटीज आएगी या नहीं आएगी। ओके। उसके स्ट्रक्चर को देखकर पता चलता है। तो इट वाज तो हम लोगों का सिर्फ उन्होंने एक ब्लड टेस्ट लिया था और वो रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग ले सकते हो, मतलब ये आगे जा सकते हो कंसेप्शन के लिए। कंसीव कर सकते हो। हाँ जी। तो फिर उसके बाद नॉर्मल फिर हम लोगों ने फिर जब बेबी प्लान करने का टाइम आया तो वी प्लान्ड। फिर हम मेरे जितने और मेरे ब्लाइंड फ्रेंड्स थे फ्रेंड्स थे जी। उनसे पूछा जो ऑलरेडी मदर हैं या जो ये पीरियड अपना क्रॉस कर चुकी हैं, उन सब से डिस्कस किया। तो सबका मेरा एक ही कंक्लूजन निकला था कि व्हेन आई विल बी एक्सपेक्टिंग उस समय मेरे को ये सब बातें नहीं सोचनी है। मतलब आई हैव टू थिंक ऑलवेज पॉजिटिव एंड आई हैव टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। तो हम यही करते थे, हम अपने दिमाग में ये चीज आने ही नहीं दिए कभी कि हम ब्लाइंड हैं या मेरे हस्बैंड ब्लाइंड हैं तो क्या पता मेरा बच्चा भी ऐसा हो। एंड द कंप्लीट 9 मंथ्स मेरे बहुत अच्छे निकले। एंड द रिजल्ट इज कि मेरी बेटी टचवुड अभी नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको टिल डेट। वो अभी 5.5 साल की हो गई है। क्या नाम है मैम आपकी बेटी का? हमशिखा। हमशिखा। हाँ जी। बहुत अलग सा नाम है, अच्छा है बहुत। हाँ, इट्स अ नेम ऑफ गॉडेस गॉडेस, सरस्वती। यस यस। तो बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके मैम, और बहुत अच्छे से आप हैंडल कर रही हैं सब चीजों को। उसके बाद मैम जब आपकी बेटी हो गई तो हम्म। अब आपने कहा जैसे आपकी बेटी 5.5 साल की है, हाँ जी। तो इस बीच में आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, मतलब बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ा होगा। जैसे हम्म। जब 0 to 2 मंथ या मतलब न्यू बॉर्न बेबी, फिर 1 साल, मतलब टाइम से टाइम उनकी नीड्स और वो जो सारी जरूरतें चीजें होती है वो बदलती रहती हैं। और छोटे करेक्ट। बच्चे को कैसे नहलाना है, कैसे उसकी सफाई करनी है, कैसे डायपर, मतलब जो ये सारी चीजें, और तो इन सबको आपने कैसे मैनेज किया? इनिशियली तो एकदम विजुअली बिल्कुल इम्पेयर्ड जब वो, होने। हाँ जी जी, जी। इसका आंसर हम जरूर देंगे। एंड आई एम एक्साइटेड क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम ब्लाइंड मदर्स ये सब नहीं कर सकते हैं।
जी मैम, यही तो बस लोगों के जो मन में डर है, एक स्पेशली जो लोग बाद में शादी करेंगे, जिनके पेरेंट्स डरते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग नहीं कर सकते कुछ, उनके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम इस चीज को ना 1 बाय 1 लेते हैं। जब श्योर मेरी श्योर बेटी मैम। हार्डली हॉस्पिटल में, जब हम बिल्कुल हॉस्पिटल में थे तब की हम बात बताते हैं। उस समय तो हम ज्यादा कुछ नहीं करते थे, ना कर पाते थे, मेरी बॉडी भी नहीं अलाउ करती थी। बट धीरे धीरे जब हम घर आ गए तो मेरी हम अपनी मम्मी के यहाँ थे, हम अपनी मम्मी को ही बोले कि टीच मी हाउ टू डू दिस, उसका डायपर चेंज करना, उसकी पॉटी साफ करना, सो जी दैट कि जी जब हम वापस अपने ससुराल जाएं तो हम ये सब चीजें खुद से मैनेज कर सके। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से सिखाया। जो टॉयलेट वाली बात होती थी वो तो पता लग जाती थी, क्योंकि वो गीला हो जाता था उसका, जो भी नापीस था, जी जी या जो वो जिस गद्दे पे सुलाते थे वो गीला हो जाता था तो पता चल जाता था। तो बस उसको सिर्फ खोला वेट वाइप से, वो उसके प्राइवेट पार्ट को क्लीन किया और वापस से एक फ्रेश नैपी चेंज कर दी। और जब वो पॉटी करती थी उस टाइम पे जो छोटे बेबीज होते हैं ना, दे प्रोड्यूस अ साउंड। तो आपको वो साउंड से पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने, बेबी ने पॉटी किया है। और ये चीज आपको मार्क करनी पड़ेगी, एंड बीइंग अ मदर आपको ये चीज ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। जी हाँ, तो उसको एक मतलब साफ करने का भी तरीका है। तो वो टेक्निकलिटी आप मतलब जब एक 1 टाइम 2 टाइम किसी साइटेड पर्सन का हेल्प लेकर समझना पड़ता है, उसके बाद आप कर पाओगे वो चीज मैनेज। और जहां जी तक मैम। बेबी को नहलाने की बात होती है तो देर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल। एक तो वो बाथ चेयर आता है, वो छोटा सा चेयर होता है, बिल्कुल इजी चेयर जैसा, उसमें नेट का बना होता है। आप उसमें बेबी को बिठा दो और बिल्कुल इतना छोटा बेबी होता है कि आप हाथ से अपने चुल्लू से पानी लेकर उसके थोड़े थोड़े हाथ में पैर में डालोगे तो वो मतलब वाइप हो जाता है। फिर आप टॉवल से उसको वाइप कर दो। ऐसे कभी शैम्पू लगाना हो या वो सोप लगाना हो तो आप वो चीज भी कर सकते हो। नहीं तो एक टब भी आता है, बेबी बेबी बाथ टब आता है, छोटा छोटा। तो उसमें आप उसको बैठा दो। और इसमें जो छोटे बेबीज होते हैं उसका मेन होता है ना, उसका सिर, सिर को संभालना। जी 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 बिल्कुल। जब बहुत छोटे होते हैं तो उनको तो मुझे ऐसे नॉर्मली लेना ही बहुत मुश्किल होता है, जब 10-15 दिन के होते हैं हाँ तो डर लगता है उनके सिर की हाँ, वजह से। टिल 4 मंथ्स आपको इस चीज का टेक केयर करना होता है कि उसका सिर बहुत संभाल के रखना होता है। नहीं तो उनके जैसे उनके जो नेक पार्ट है उसमें उनका वो नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो हिलता है, हिलता है लुढ़कता है, जी। वो इधर उधर। तो आप अगर बेबी को होल्ड भी कर रहे हो तो जैसे आपने अपना राइट एल्बो पे उसका टिका के रखा है और अपने बेबी को ऐसे पेट से चिपका के रखा है, तो भी आपका जो एल्बो है वो आपके बेबी के नेक के नीचे आएगा ताकि उसके हेड को सपोर्ट मिल सके। सपोर्ट मिल सके जी। अगर आप उसको कंधे पे ले रहे हो, गोद में ले रहे हो तो भी आपको उसके नेक बैक, जो पीछे का जो नेक का पार्ट होता है वहां पे उसको ये आपको हाथ सपोर्ट रखना देना होता पड़ता है, है हाथ जी। रखना पड़ता है। अब नहलाते समय भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप टब में भी उसको बैठा रहे हो या चेयर पे भी बैठा रहे हो तो आपको उसके बैक नेक पे हाथ रखना ही पड़ेगा, सपोर्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो गिर जाएगा बेबी। जी तो ये सब ट्रिक्स हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। और बाकी मैम अब फीड देना और ये जी जी फीड देने का एक होता है कि जब आप मदर फीड करा रहे हो वैसे जी सिचुएशन में आपके उसका नोज नहीं ब्लॉक होना चाहिए। अदरवाइज उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है उसको। तो वैसे सिचुएशन में आपको अपने एक हाथ से ना आपको सपोर्ट देना पड़ेगा अपने ब्रेस्ट को, सो दैट कि आप उसका नोज बंद ना हो जाए। एक तो ये चीज का ध्यान रखना होता है। दूसरा कि जब आप मदर फीड करा रहे होते हो उस समय उस आई वुड सजेस्ट कि जितने भी ब्लाइंड मदर्स हैं वो पहले से ही एक कॉटन लेकर बेबी के जो ईयर्स होते हैं उसके ईयर्स में डाल दे। क्योंकि क्या होता है, कभी बेबी
पीते पीते या तो वो नींद में सो जाएगा, या नहीं तो वो ज्यादा अगर उसके मुंह में भर गया तो वो लीक कर जाता है उसके मुंह से मिल्क। तो वैसे में ना वो कान में चला जाता है। तो कान में जाने से प्रॉब्लम होती है, वो ईयर ड्रम्स वगैरह उसके वो हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। तो उस रिस्क फैक्टर को हटाने के लिए ऑन अ सेफर साइड इट्स जी गुड, जी ऑलवेज गुड कि जब भी आप फीड करा रहे हो उसके ईयर्स में थोड़े थोड़े से कॉटन रख दो, और बीच बीच में चेक करते रहो कि ऐसा तो नहीं कि उसके मुंह से मिल्क निकल रहा है और वो उसके कान तक जा रहा है एंड ऑल दैट। फिर जब कभी कभी बच्चे ओवर फीड करते हैं तो वो वॉमिट भी करते हैं। यस। हाँ, तो वो करने पे आपको पता चल जाएगा। अगर बेबी सो रहा होता है और वो वॉमिट करता है तो देन ऑल्सो ही प्रोड्यूसेस अ साउंड, साउंड, यस मैम। वो एक साउंड निकालेगा। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि इसने वॉमिट किया है। फिर आप ऐसे टच करके देख लो उसके नेक एरिया को, तो गीला है तो समझ लो उसने किया है। फिर आप चेंज कर दो, वेट वाइप से उसके फेस को पोंछ दो। तो ये सब चीजें हैं। तो मैम आपको मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि आपकी साइट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर इन सब चीजों में? मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी होता था मेडिसिन देने में। मेरे जी को जी जी। मेडिसिन देने में इनिशियली जैसे वो लोग जब वो बच्चे बिल्कुल 3 मंथ्स के होते हैं या उससे छोटे होते हैं तो वो हार्डली जैसे 5 ड्रॉप्स या 10 ड्रॉप्स ऐसे होता है। तो वो जो ड्रॉपर आता है वो फिर भी हेल्पफुल है कि आप एक बार ड्रॉपर में ले लो दवाई, उसके बाद आप एक उसमें प्ले कटोरी में या किसी एक छोटे ढक्कन में 5 ड्रॉप्स ऐसे प्रेस कर लो तो वो प्रेस 5 ड्रॉप्स करके। ही गिरेगा। फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, जैसे 2 इयर्स के या 2.5 इयर्स या अबव के, तो उन फिर वैसे डॉक्टर्स बताने लगते हैं कि उनको 5 ml देना है, उनको 10 ml देना है। तो वो चीज थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल। प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हाँ, तो वैसे जी। में मतलब हम अपने इन लॉज के साथ रहते थे तो यूजुअली जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो हेल्प कर देती थी इस चीज में। या नहीं तो कभी कभी हुआ है कि उसको हाई फीवर हुआ और मेरे को उसको कोरोसिन देना है, घर में कोई है नहीं, ऐसा सिचुएशन भी हुआ मेरे साथ। तो इन दैट केस हम क्या करते थे कि हम जो ढक्कन होता था जिसमें वो मार्किंग बनी होती थी, तो मेरे को पता था कि व्हाट इज 5 ml का मार्किंग एंड व्हाट इज 10 ml का मार्किंग। तो हम वहां पे ना ऐसे फिंगर रखकर और दवाई उस ढक्कन में डालते थे, और थोड़ा कम के साइड ही रखते थे, और फिर उसको पिलाते थे, ऐसे करते थे। जी। मेरे को उसको ग्राइप वाटर देना होता था तो हम जैसे एक स्पून लेके एक कटोरी में डाल लिए, फिर कटोरी से उसको पिला देते थे। जी मैम। तो बहुत अच्छे से आपने इन सब चीजों को भी मैनेज किया। अगला क्वेश्चन मेरा मैम आपसे यही होगा कि ये सब चीजें भी मैनेज हो गई, लेकिन फिर ऐसा होता है कि हमें अपने काम करने के लिए खुद ही बाहर जाना होता है, चाहे शॉपिंग करनी हो, मॉल जाना है या फिर ट्रैवलिंग करनी है, और स्पेशली रेलवे स्टेशन वगैरह पे इतनी भीड़ होती है वहां पे। चीजों को मतलब अपने आप को ही मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को। तो आप अपने बेबी के साथ आपको कौन सी मतलब आपने कैसे मैनेज किया? आपको प्रॉब्लम्स होती थी? होती है, अभी भी होती है। क्योंकि अब सिचुएशन, पहले की सिचुएशन ऐसी थी कि वो बात मान लेती थी, अब होती है कि वो जानबूझ के करती है। तो पहले क्या था, जैसे वो 6 मंथ्स की हुई और वो मूवमेंट शुरू की, थोड़ा बहुत चलना खसकना, हम ना उसको पायल पहना दिए सो दैट कि मेरे को पता चले कि वो कहाँ जा रही है, क्या वो रिस्क जोन में तो नहीं है, क्या वो सेफ जगह पे खेल रही है। मेरे को और अगर जैसे इवन वो बेड पे भी सोती थी रात में तो उसके पायल की आवाज से मेरी नींद खुल जाती थी अगर वो अपना पोजीशन या डायरेक्शन चेंज कर लेती थी। जी। तो ये एक पायल जैसी जो चीज थी वो बहुत हेल्पफुल रही मेरे उसके इनिशियल टाइम पे। फिर जब वो थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट की तो हम क्या करते थे कि हम जैसे वो जो साउंड करने वाली जो एक वो होते हैं, शूज होते हैं, वो हम खरीदे थे उसके लिए, और जैसे मॉल वगैरह जाते थे। हाय रिचा। सॉरी। इट्स ओके, शैल आई कंटिन्यू?
तो ऐसा था कि जब हम उसको मॉल लेकर जाते थे तो हम उसको वो वाला शूज पहना के रखते थे ताकि उसके चलने से मेरे को पता चले कि वो मेरे आसपास है या वो मेरे से दूर चली गई है। और जैसे ही वो मेरे से दूर जाती थी तो हम उसको कहते थे, हमशिका कम बैक, आ जाओ मम्मा के पास रहो। फिर जब वो थोड़ी और बड़ी हो गई, थोड़ी और समझदार होने लगी, तो हम उसको बोलने लगे कि देखो मम्मा को नहीं दिखता है, अगर आप मम्मा को छोड़कर जाओगे तो मम्मा आपको ढूंढ नहीं पाएगी, फिर मम्मा बैठ के रोती रहेगी। तो फिर वो कहती है ओके मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, फिर वो मेरे आजू बाजू खेलती रहती थी। इस तरह से वी यूज टू डू। कभी ऐसा होता था कि हम लोग राशन लेने ही गए हैं, ग्रोसरी आइटम्स, तो जो उनका जो वो ट्रॉली होता था उस पे ही उसको बैठा लिए कि अब चलो ये कहीं भागेगी नहीं, ये यहीं बैठी रहेगी। तो इस तरह की भी चीजें करते थे। फिर बहुत कभी कभी होता था कि सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम उसको सिर्फ ये चीज समझा दे और वो मान जाए, तो हम अपने आप को ही उसके साथ एंगेज कर लेते थे कि चलो मम्मा विल प्ले विथ यू। तो उसके साथ खेलते थे सो दैट कि वो कहीं इधर उधर ना जाए। अगर मान लो मेरे हस्बैंड कहीं पेमेंट करने में बिजी हैं या किसी लाइन में लगे हुए हैं और मेरे को उसको अकेले मैनेज करना है, तो आई यूज टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। ये सीमा। जी मैम, बहुत सीमा अच्छे आप से आप। अनम्यूट सीमा आप अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है। सॉरी कोई बात नहीं। मैम, इन सब चीजों में आपके हस्बैंड कितने सपोर्टिव रहे? वो किन कौन कौन सी जगह पे आपकी उन्होंने हेल्प की आपके बेबी को संभालने में? उन्होंने देखो बहुत सपोर्ट किया है, वो जहां तक पॉसिबल होता है ही इज वेरी हेल्पफुल। चाहे वो दवाई देना हो, चाहे वो डॉक्टर्स को डॉक्टर के साथ कुछ अपॉइंटमेंट है तो उसके विद रिस्पेक्ट बात करना है, ऐसी चीजें। फिर कभी कभी क्या होता है, आई एम अ वर्किंग वुमन, कभी मेरी कॉल्स होती हैं, अभी जैसे कोविड में घर से काम कर रहे हैं तो कभी होता है कि कॉल्स हो गई, कभी हो गई कि काम हो गया, तो इवन वो उनको हेल्प कर देते हैं कि वो उसको नहला दिए, उसको टॉयलेट करा दिए, ऐसी चीजें भी वो कर। कभी कभी होता है वो खाना भी खिला देते हैं उसको अगर हम बिजी हैं किसी काम में। तो ही इज लाइक 100% सपोर्टिव इन दिस केस। मतलब दोनों के सपोर्ट से आपकी फैमिली बहुत अच्छी तरह चल रही है। हाँ जी अ, बिल्कुल। तो मैम, जैसे आप कभी रेस्टोरेंट गई, कभी मॉल में गई, तो ऐसा भी हुआ होगा वहां भी कभी, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो बार बार टॉयलेट और पॉटी ये सारी चीजें पता भी नहीं होता, कभी भी कर देते हैं, तो वहां भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको डायपर वगैरह चेंज करने की जरूरत हुई हो और आपने फिर वहां पे कैसे मैनेज किया? मतलब आसानी से हो जाता है या फिर प्रॉब्लम आती है? रेस्टोरेंट वगैरह में तो जैसे ज्यादातर मेरे हस्बैंड ही किए हैं, बाथरूम वॉशरूम वगैरह में ले जाके डायपर चेंज करना एंड ऑल। और क्योंकि अननोन प्लेसेस में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको थोड़ा विजन है तो वो मैनेज कर लेते हैं ये चीज। जी जी जी। और मेरे को एक ही सिचुएशन याद है जहाँ पे सिर्फ लेडीज टॉयलेट सेपरेट था, तो वो उन्होंने जाने नहीं दिया, तो हम उसको लेकर गए थे। तो आई वॉज आस्किंग माई डॉटर कि यहाँ पे पॉट कहाँ है, यहाँ पे हैंड फोर्स कहाँ पे है, तुम मेरे को बताओ। देन शी टोल्ड मी एवरीथिंग कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे टिश्यू भी रखा है। तो उसने सब मेरे को बताया, तो देन आई कुड डू। तो वो भी काफी हेल्प करती है मेरे को ये सब चीजें बताने में। ओके मैम। मैम, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा इस सेशन का कहा जा सकता है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही चैलेंजिंग होता होगा किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड फैमिली को। जब हम्म। आपकी आपकी बेटी, आपने बताया कि 5.5 साल की है, तो हम्म। उन्होंने जब स्कूल जाना शुरू किया होगा, हम्म। तो ओरली तो ठीक है, चीजें फिर भी आप उनको पढ़ा सकती हैं, लेकिन जो हैंडराइटिंग की बात होती है तो लिखना सिखाना विजुअली इम्पेयर्ड को बहुत मुश्किल है। तो उन चीजों को आपने कैसे मैनेज किया? मेरी एक मैम थी, वो कह रही थी कि स्टार्टिंग में अपने बच्चों को इतना टाइम देना पड़ता है कि अगर एक दिन भी कोई चीज मिस हो जाए तो उसको बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटे को मैंने बड़ा आ लिखना नहीं सिखाया, तो वो आज तक भी ठीक से नहीं लिख पाता है। मैंने इसके लिए बहुत
रिसर्च किया, बहुत लोगों से पूछा एंड जी, आपकी क्वेरीज देखती रहती थी मैं, आप कितना कंसर्न थी हर टाइम पे, कभी कुछ कभी कुछ। मेरे को ऐसा लगता है सीमा, अगर साइटेड पेरेंट्स का बच्चा कुछ चीज गलत करता है, ये चीज कभी किसी के नोट में नहीं आएगा। बट जी अगर जी ब्लाइंड बिल्कुल। पेरेंट्स का बच्चा कुछ गलत करता है तो वो तुरंत ये चीज आ जाएगा कि अच्छा इसके पेरेंट्स ब्लाइंड है इसलिए ब्लाइंड है ये नहीं इसलिए कर पा नहीं रहा कर है। पा रहा है। जी जी बिल्कुल और मैम। मेरे को इस पर्टिकुलर सेंटेंस से बहुत प्रॉब्लम है। आई तो कैन है नॉट ही प्रॉब्लमेटिक मैम, बहुत ही। आई कैन नॉट मतलब हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई ये कह दे कि तुम ये चीज नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ब्लाइंड हैं। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि हम उसको जितना कुछ सिखा सके और जितना उसको परफेक्ट बना सके। तो इसके लिए आई हैव ट्राइड मेनी मेनी थिंग्स। फर्स्ट तो हम ऐसा स्कूल ढूंढना चाहते थे जो जिसमें बहुत ऐसे स्कूल्स होते हैं जो सिर्फ होमवर्क्स दे देंगे कि आप घर पे जाओ होमवर्क करो। तो मेरे को ऐसा स्कूल ढूंढना था पहला तो कि जो ज्यादा होमवर्क्स ना देते हो, नहीं तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती। जी तो फाइनली मेरे को एक स्कूल मिला जो कहते हैं इनिशियली कि वी डोंट गिव होमवर्क्स। तो वी वर ओके। वेरी हैप्पी, हमारे लिए सुपर एक्साइटेड थिंग यही था। उसके बाद दूसरा कि हम लोग टीचर्स से डायरेक्टली बात किए कि देखिए हम लोग पेरेंट्स हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का या उसको ओरली कुछ भी लर्न कराने का हम 100% गारंटी लेते हैं, बट जो उसका राइटिंग पार्ट है वो जी अगर आप मैनेज कर सको तो इट विल बी वेरी गुड फॉर मी। तो वो जी। टीचर भी काफी हेल्पफुल है, वो स्कूल ही बहुत बहुत अच्छा, बहुत सपोर्टिव है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, यू वांट कि हम उनको उसको एक्स्ट्रा अटेंशन दे लिखने के टाइम पे। हम उनको बोले यस मैम, हम यही चाहते हैं कि आप बस उसको लिखने में करेक्शन कर दो, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर कर देंगे उसका। तो शी अग्रीड ऑन दैट और वो एक्स्ट्रा अटेंशन देती थी क्लास में, स्कूल में। और व्हाट आई डिड कि हम स्टेशनरी से वैसे बुक्स उठा के लाएं जो ट्रेसिंग वाले बुक्स होते थे, चाहे वो कैपिटल लेटर्स के ऐसे बुक्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जिसमें ट्रेसिंग करनी होती है, करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स का होता है, हिंदी का होता है, सब सारे हम लेकर आए थे। और वो लोग क्या करते थे कि एक वीक में 2 लेटर्स कराते थे, एक स्मॉल उसी का और उसी का बिग, एंड दे हैड अ वर्बल क्लूज फॉर ऑल लेटर्स। जैसे कि अगर आप ए लिख रहे हो तो ए का क्लू कुछ ऐसा होता था कि स्लैंट अप, स्लैंट डाउन एंड अ स्लीपिंग लाइन इन द मिडिल। इस तरह का जी वर्बल क्लूज होता था। अगर आप बी बना रहे हो तो मेक अ स्टैंडिंग लाइन, मेक वन बेली, मेक अनदर बेली, ओके। इस तरह के क्लूज होते थे। तो ए मतलब सारे कैपिटल लेटर्स के, बेबी लेटर्स के, इवन नंबर्स के भी क्लूज थे। तो वो मेरे को बहुत हेल्प किए क्योंकि हम वो क्लू याद करके और अपनी ट्रेसिंग बुक में हम उसको कहते थे कि हमशिखा आप बनाओ और ये क्लू बोल बोल कर लिखो। ओके, मतलब आप उस लाइंस को बोलती थी उनके सामने कि ऐसी लाइन बनाओ और ऐसे हाँ, करो। जी जी जी। तो तो जी इस तरीके से फिर आई हैड टॉयज, हम कुछ टॉयज खरीद के लाए थे लेटर्स वाले, जिसमें ये चीज मेंशन था कि वो मतलब आप उसको टच करके फील कर सकते हो कि कैपिटल लेटर, कैपिटल ए कैसा होता है, स्मॉल ए कैसा होता है। उसके बाद आप ये फील फिर हम उसके लिए जैसे क्ले की एक्टिविटी थी, तो क्ले की एक्टिविटी में आई यूज टू आस्क हर कि आप ए बना के दिखाओ मेरे को कि आप करेक्ट बना रहे हो कि नहीं। तो मेरे को उसमें पता चल जाता था कि वो ए उल्टा लिख रही है या वो ए सीधा बना रही है। वो क्योंकि वो क्ले मेकिंग में उसने सी को उल्टा चिपकाया हुआ था, उसने ए को भी उल्टा चिपकाया हुआ था। एंड दो ओके। आई एम अ लेट ब्लाइंड पर्सन, तो मेरे को पता है कि इंग्लिश के, हिंदी के मतलब विजुअल कैरेक्टर्स कैसे दिखते हैं। जी जी जी। तो आ भी गई है वो, उन्हीं के बारे में बात चल रही है इसलिए। आई लॉक द डोर, सॉरी। नो प्रॉब्लम।
तो इस तरीके से आई यूज टू टीच हर। और अभी भी अब जबकि उसके में प्रॉपर सेंटेंसेस आ गए हैं, प्रॉपर हिंदी में, हिंदी की मात्रा, तो मात्रा में के भी क्लूज हैं कि अगर आप छोटी ई की मात्रा बना रही है तो एक दादाजी का डंडा, उसके ऊपर एक मुकुट, इस तरीके का क्लूज होता है। हिंदी के भी क्लू होते हैं, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल क बना रहे हो तो इट्स लाइक एक दादाजी का डंडा, उससे निकला बंदर का मोटा पेट, उससे निकली उसकी पूंछ और ऊपर छत, इस तरह के क्लूज हैं। अच्छा। तो हाँ, तो इस तरह के क्लूज हेल्प करते हैं हम जैसे पेरेंट्स को भी, कि सिर्फ आप अगर वो क्लू भी बोल के लिख रही है तो भी मेरे को पता चल जाता है कि वो सही लिख रही है। जी जी। तो मैम ये तो स्कूल की बात रही, जब आप उसका स्कूल का एडमिशन हुआ, और अभी की चीजें भी आपने बताई, लेकिन अचानक जो कोरोना, वैसे तो शायद आपकी बेटी का स्कूल जाना ही कोरोना के टाइम में ही शुरू हुआ होगा, लेकिन नहीं फिर नहीं, जो उसने ये, नर्सरी किया था, नर्सरी कंप्लीट कर लिया था, केजी के क्लासेस उसने ऑनलाइन शुरू किए। जी तो मैम ऑनलाइन का अपना एक्सपीरियंस बताइए, फिर तो और भी प्रॉब्लम हो गई होगी, क्योंकि स्कूल में तो ये था कि टीचर्स ज्यादा ध्यान रखेंगे, आपने बोला था, और फिर सारी चीजें अचानक आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, और वर्क फ्रॉम होम भी था, और फिर फैमिली को भी देखना था, क्योंकि आप खाना मतलब अपनी पूरी चीजों को आप खुद ही मैनेज करती हैं। तो उसमें कैसे आपने फिर मैनेज किया, और कैसे इनके लिए टाइम निकाला आपने अपनी बेटी के लिए? मतलब इट इज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि जब केजी में गई तो थोड़े सिलेबस और बढ़ गए। पहले तो वो लोग सिर्फ एबीसीडी तक ही सीमित थे, अब केजी में वर्ड्स आ गए, वर्ड्स के अलावा साउंड्स आ गए, फिर रीडिंग होने लगी। फिर अब तो मेरे को लिखने में और लिखवाने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि लिख लिख वो लेती थी, उसके बाद हम उसका फोटो खींच के या तो मैम से चेक करवा लेते थे, या नहीं तो फिर हम अपने घर में, जैसे मेरी मदर इन लॉ हैं, उस समय फादर इन लॉ थे, तो फादर इन लॉ को दिखवा लेते थे, चेक करवा लेते थे, जी तो उनके मिस्टेक्स पता चल जाते थे मेरे को। और मेन प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लासेस में जो मेरे को फील होती थी, उसकी जो आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में, क्योंकि वो लोग बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहे थे, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, और वो मेरे को समझ में नहीं आता था, तो वो उसमें ऐसे शी वाज ऐसे हर जी जी। कि वो एग्जैक्टली करा क्या रहे हैं, मेरे को कॉन्सेप्ट पता चलेगा तब तो आई आई कैन इंस्ट्रक्ट हर कि आपको ये चीज करनी है। तो व्हाट आई यूज टू डू, मेरे को इनिशियली 1 मंथ बहुत प्रॉब्लम हुई 3-4 एक्टिविटीज में, देन फाइनली आई स्टार्टेड कॉलिंग मैम कि मैम अगर कोई आप एक्टिविटी करा रहे हो तो मेरे को पहले बता दो कि आप क्या कराने वाले हो, सो दैट कि जब आप बोर्ड पे वो चीज एक्सप्लेन करते हो तो हम शिखा को एक्सप्लेन कर सके कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो और उसको कैसे करना है। जी जी। फिर भी वो चीज कभी कभी मैनेज नहीं हो पाती थी, तो उस सिचुएशन में हम क्लास में ही कहते थे हम शिखा को कि मैम से पूछो, मैम को अपना दिखाओ और बताओ कि तुमने क्या किया है और तुमको क्या करना है, कैसे करना है। और टीचर्स, जैसे हम पहले भी बोले, बहुत सपोर्टिव थी, तो वो लोग खुद से भी अगर हम नहीं भी पूछ रहे हैं तो भी वो कह देती थी हमशिका शो योर पेपर, आपने कैसे किया दिखाओ, और वो कुछ गलत करती थी तो दे यूज टू करेक्ट हर। जी मैम, कुल मिलाकर स्कूल वाले भी काफी सपोर्टिव रहे, उनकी भी बहुत मदद मिली आपको। जरूर। तो मैम फिर बाकी जो कलर्स वगैरह, ये सारी चीजें पहचान कराना, और पोयम वगैरह तो खैर आप याद करा लेती होंगी, लेकिन कलर्स इतने अलग अलग होते हैं, और उन सब चीजों के लिए बच्चे क्यूरियस भी बहुत होते हैं, तो ये सारी। कलर्स के लिए हम उसके साथ इनिशियली जब वो 1 ईयर की थी, 1 से 1.5 साल की थी, उस समय हम बहुत वर्क किए उसके ऊपर। एक तो सबसे पहले जैसे वो वीडियोस, एक यूट्यूब पे एक राइम आता है, बेबी फिंगर, फिंगर, जी फिंगर जी। राइम, हाँ। तो उसमें कलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि वो एक मदर होती है जिसके पास कुछ कलरफुल लॉलीपॉप्स होते हैं और वो अपने बच्चों को दिखा के कह रही होती है कि येलो कलर वेयर आर यू, तो वो फिंगर दिखाता है उसके तरफ, फिर वो येलो लॉलीपॉप वो उसको पकड़ाती है। तो जब वो वाला पोयम देख रही होती थी तो हम जी हमशिका को कहते थे कि हमशिका बताओ ये कौन सा है पर्पल कलर, कौन सा है जी। पर्पल कलर, कौन सा है रेड कलर, ऐसे आई यूज टू डू दिस। ठीक है, तो वो ऐसे करते करते वो चीज सीखी। फिर कभी जैसे वो नहा के आई तो उसके कुछ कपड़े जैसे जब भी हम शॉप से कपड़े खरीदते हैं तो आई ऑलवेज आस्क कि इसका कलर क्या है,
जी शॉपकीपर से ही हम ये चीज पूछते हैं कि इसका कलर क्या है। तो जब उसको पहनाते थे तो कहते आज हमशिका रेड टी शर्ट पहनेगी, आज हमशिका पिंक फ्रॉक पहनेगी, हमशिका का फेवरेट पिंक, ऐसे। फिर जैसे कुछ कुछ कलरफुल स्पून्स खरीद के लाए, तो जैसे कभी उसको मैगी खाना है या उसको नूडल्स खाना है, या तो हम उसको ये कहते थे कौन सा कलर चूज करेगी हमशिका, उसको स्पून दिखा के हम कहते थे। तो वो उसमें से जो उसका ग्रीन कलर फेवरेट है या उसका येलो कलर फेवरेट है वो पिक करती थी। तो हम पूछते ये कौन सा कलर है, तो वो कहती थी येलो। तो कभी हो गया कि हम अपने हस्बैंड को दिखा के बताए कि ये सही चूज की कि नहीं की, ये बताओ। तो अगर वो सही की तो इट्स ओके, और अगर वो गलत करती थी तो हम बोलते थे कि नहीं हमशिका आपने येलो बोला लेकिन आपने पिंक उठाया है। जी जी। तो ऐसे करते 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 शी लर्नड द कलर्स। अब वो सारे कलर्स को पहचान लेती हैं। हाँ, अब तो वो ये भी कहते कि ये ग्रीनिश ब्लू है मम्मा। ओह, कलर के शेड्स भी पहचानने लगी हैं। वैसे यूट्यूब पे तो और भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स होते हैं, मतलब पूरा जो पोएम वगैरह होती हैं उनको देख देख के बहुत सीख रहे हैं आजकल। तो एज के हिसाब से भी शायद डाल देते हैं, तो भी कलर मतलब एज के हिसाब से इस एज के बच्चों के लिए वीडियोस, तो ऐसी भी कुछ वीडियोस आती है, मेरी एक फ्रेंड बता रही थी। तो मैम जी बिल्कुल आती है, पोएम्स भी आती हैं काफी सारी जिसमें आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। जी कुछ गेम्स भी आती हैं जिसमें कलर गेम्स आती हैं कि आप जैसे उसको बनाना है तो बनाना को कौन सा कलर चूज करोगे, तो उसमें 3-4 कलर दिया रहता है। तो वो ये कॉन्सेप्ट भी समझती है कि अच्छा बनाना इज येलो कलर, जो एप्पल है तो उसको रेड करना है, स्ट्रॉबेरी है तो उसको पिंक करना है। तो शी नो, उसको ये सब कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ गया कि अच्छा फ्रूट्स के भी कलर्स होते हैं। ओके मैम, जैसे बच्चे अक्सर इधर उधर खेलते हैं, शाम को बाहर घूमते हैं, खेलते हैं, तो मतलब आप दोनों में से कौन ज्यादा उनके साथ खेलता है, आप या फिर असर? देखो बाहर तो नहीं ही खेल हाँ, पाते आजकल हैं तो हम लोग। जी जी, कोरोना का इंडोर टाइम वैसे। गेम्स, इंडोर गेम्स हम उसके साथ बहुत खेले हुए हैं, हर तरीके का खेले हुए हैं, डॉल गेम, बेबी गेम, शॉपिंग मॉल गेम, ऐसे घर के अंदर बहुत खेले हुए हैं, खेलते भी हैं हम उसके साथ। बट जो ऐसे रनिंग वनिंग वाली चीजें होती हैं तो उसमें तो हमारा कोई मतलब रोल नहीं है। अभी टेरेस पे जाती है शाम में, कुछ बच्चे हैं बिल्डिंग के, उनके साथ जो थोड़ा बहुत वो खेल ली है, वो उनके साथ थोड़ा बहुत खेलने का कुछ कॉन्सेप्ट सीखे तो अलग बात है। बट हम लोग इसमें कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी गेम्स में कोई ज्यादा, आउटडोर गेम्स में कोई ज्यादा बहुत इंटरेस्ट है नहीं। इंडोर में हम घर घर के अंदर जितना भाग के दौड़ के खेलने वाला गेम है या कुछ ऐसे डॉल गेम्स है, बेबी गेम्स हैं, ये सब गेम्स खेल लेते हैं उसके साथ। एक और पॉइंट हम बोलना चाहेंगे जो आपने कलर के लिए बोला था, एक एक्टिविटी हम उसके साथ बहुत करते थे। आई यूज्ड टू सिट टेकिंग विद द वेजिटेबल्स। हम वेजिटेबल्स लेकर बैठे रहते थे उसके साथ, बोलते थे मेरे को जितने जितने ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स है वो निकाल के दो। फिर उसको ब्रिंजल दिखा के कहते थे कि ये पर्पल कलर है, अब मेरे को ऐसे कलर वाले सारे वेजिटेबल्स निकाल के दो। तो आई डिड विद दिस, कैरेट के साथ किया, टमाटोज के साथ किया, आई डिड विद ब्रिंजल, आई डिड विद वो बीन्स, फ्रेंच बीन्स। ओके मैम, तो ये सब चीजें ऐसे चल रही थी। लेकिन एक और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जब विजुअली इम्पेयर्ड पेरेंट्स होते हैं तो मतलब कई बार उनके बच्चों को जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का साथ है, या मतलब जितना वो उनके साथ उन्हें इंटरेक्ट नहीं करा पाते हैं, और कई बार जो मेन स्ट्रीम के लोग होते हैं वो जुड़ भी नहीं पाते हैं। तो आपने, क्योंकि सोशल एक्सपोजर तो बहुत जरूरी है, और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी किसी भी चीज से महरूम ऐसी कोई चीज हो जो उसको आप ना पूरा कर पाए। तो इस कमी को आपने कैसे पूरा किया? मतलब सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन आपने समझने की कोशिश की होगी। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, जब वो 2-3 साल के होते हैं तो कैसे लोगों से इंटरेक्ट कराया जाए और हर किसी आप मतलब आप तक ही ना सीमित रह जाए कि और इधर उधर
जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लोग होते हैं उनसे भी वो इंटरेक्ट कर पाए? सी क्या होता है कि जैसे मेरी जो मदर इन लॉ है उनके कोई फ्रेंड्स आए तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि हमशिका उनके पास जाके उनको नमस्ते कर रही है या उनके पास बैठ रही है। उनको वी टॉक कि अगर दादी आपसे कुछ बात करती है तो आपको उनको रिस्पॉन्ड करना है और अच्छे से रिस्पॉन्ड करना है। आपको हाँ नहीं बोलना, आपको हाँ जी बोलना है। ऐसे ये सब चीजें हम लोगों ने सिखाया है, बट वो एकदम से नहीं आता। कभी वो भूल जाती है, कभी वो कुछ और में बिजी रहती है तो शील से कि आई विल नॉट गो, आई विल नॉट टॉक। कभी वो उनके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी अगर उसका मन नहीं होगा, तो ऐसी चीजें भी होती हैं। बट जी जी, वो तो बच्चे। हम लोग को अपना तो काम करना ही पड़ेगा। एंड कभी होता है कि कोई मतलब जैसे हमारे बिल्डिंग के हैं लोग, कभी किसी के बर्थडे में बुलाएं या कभी किसी को बोला कि आप आओ, होली दिवाली आओ, तो जिनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं उनके साथ तो हम लोग जरूर जाते हैं, उसको हमशिका को लेकर जाते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि किसी किसी जगह में वी आर नॉट कंफर्टेबल, तो वैसे सिचुएशन में वी टेक हेल्प ऑफ हर दादी। हम लोग उनको बोलते जी हैं कि वो लोग बुला रहे हैं इसके बर्थडे में, तो फिर उनकी जो मेरी मदर इन लॉ है वो उसको लेकर जाती हैं। मेरे जी ब्रदर इन लॉ भी इस चीज में काफी स्मार्ट हैं। उनको उसको जैसे बाहर कभी अभी गाड़ी वाड़ी से लेकर जाना या किसी और के फ्रेंड्स के में किसी की बर्थडे पार्टी पे लेके जाना, तो ऐसी चीजें। तो उनका सोशल लाइफ ज्यादा अच्छा है हम लोगों के कंपेयर में, इन कंपेयर टू अस। मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी जो मदर इन लॉ है उनका, तो वो लोग हमेशा हमशिका को लेकर जाते हैं और हम लोग कभी मना नहीं करते इस चीज के लिए कि शी शुड लर्न टू मिंगल विद अदर्स एज वेल। जी मैम। और मैम आपकी फैमिली का मतलब कितना सपोर्ट मिलता है? आप अपने घर उनको जब अपने घर जाती हैं तो कैसा फील करती हैं? मतलब आपकी शी बेटी। इज शी इज वेरी हैप्पी। उसको हर दूसरे मोमेंट जब भी उसकी छुट्टी होगी, वो इसी कॉन्सेप्ट के साथ बड़ी हुई है कि जब भी समर वेकेशन और विंटर वेकेशन होगा तो वो नानी हाउस जाएगी। तो अभी लॉकडाउन है तो वो अभी कह रही अभी तो मेरे समर वेकेशन है, अब क्यों नहीं जा रही हो नानी हाउस। तो वो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स के साथ अभी है। तो वी से कि अभी बाहर कोरोना है, अभी नहीं जाना है, अभी ट्रेन्स नहीं चल रही है एंड ऑल दैट। वी से ऐसे ऐसे इस तरह की बातें करते हैं। एंड वहां पे भी जाके एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है, ऐसा नहीं है। एज आई कैन मैनेज मोस्ट ऑफ अ थिंग्स ऑल अलोन, तो मेरे को वहां पे भी इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो और अगर उनके साथ भी कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मम्मी और पापा भी इक्वली ध्यान रखते हैं कि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज जो विजन रिलेटेड है जो हम नहीं हैंडल कर सकते उसके केस में, तो फिर दैट इज टेकन केयर बाय माय मदर। जी जी। और मैम आप और कुछ ऐड करना चाहेंगी मम्मा होने के हिसाब से, मैं जो नहीं पूछ पा रही हूँ? उनके मेरे को जो चीज लगती है कि सी बीइंग अ ब्लाइंड मदर, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वी कैन डू एवरीथिंग। कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अगर सिर पे पड़ेगा तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। आप और आपके पास आइडियाज भी आते रहेंगे कि आपको कैसे अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने हैं। क्योंकि हम ये चीज अपने खुद के अनुभव से कह सकते हैं कि मेडिसिन के केस में, कि पहले हम डिपेंडेंट थे अपने मदर इन लॉ पे या किसी साइटेड हेल्प पे, लेकिन नाउ आई एम कॉन्फिडेंट क्योंकि मेरे को अब ट्रिक्स पता है कि मेरे को उसको कैसे मेडिकेट करना है, उसको कैसे दवाइयां देनी है। तो ये चीज अपने आप करते करते आ जाता है। और जहां तक पढ़ाई की बात है, इवन इफ आप कैसे भी स्कूल में जाते हो जहाँ होमवर्क्स मिलते हो नहीं मिलते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको पढ़ा नहीं सकते। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप अपनी बेटी को अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो। राइटिंग पार्ट इज ऑलवेज आप कोशिश करो कि टीचर्स से या किसी साइटेड से उसका टेक केयर हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाली चीजें होती, क्योंकि अगर बेबी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो उसको पढ़ना भी सीख जाएगा और लिखना भी सीख जाएगा। जी तो जी, वैसे फोकस भी। हमेशा इसी चीज पे ही रखना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो बेबी का।
वैसे भी कहा जाता है कि बच्चे के पहले स्कूल तो उसकी माँ ही होती है, तो उससे अच्छा उसे कोई पढ़ा नहीं सकता, कुछ सिखा नहीं सकता। जी बिल्कुल। और अब भानु जी, आप कुछ कमेंट्स अगर आए हो यूट्यूब पे तो देखिए, और इसके अलावा हमारे किसी साथी के कोई क्वेश्चंस हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो मैम से आप लोग पूछ सकते हैं। इस बीच में मुझे कुछ याद आएगा तो मैं पूछूंगी, और मैम भी अगर कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकती हैं। स्वाति मैम, बहुत जबरदस्त सेशन रहा आपके साथ। मैं संदीप त्रिवेदी, थैंक यू। और बहुत लाइक किया सबने इस सेशन को, और बहुत दिल से सुन रहे हैं सब लोग। थोड़ा सा मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जैसे आप हैं कहाँ से, और सर का नाम क्या है, आप जॉब कहाँ करते हैं, अगर आप बता सकें तो प्लीज। सॉरी। मैं ऐसे तो मैं झारखंड की हूँ। जी जी। शादी मेरी मुकेश शर्मा से हुई है। मुकेश शर्मा, ही इज करेंटली वर्किंग एज अ एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट इन मैकडॉनल्ड्स। जी, वो very good. काफी टाइम के लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के डायरेक्टर भी रहे हैं, और Oh, उन्होंने काफी मतलब एनएबी से वो काफी जुड़े हुए हैं, और एनएबी के ही वो स्टूडेंट हैं। okay. और आप आई कहाँ जॉब वर्क हाँ आई वर्क इन HCL टेक्नोलॉजीज एज अ एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट। Oh, very nice. और आजकल आप लोग कहाँ, दिल्ली में हैं? हाँ जी, हम लोग आफ्टर मैरिज, मुकेश शुरू से दिल्ली में ही थे। मेरी शादी के बाद नाउ अब हम भी यहीं पे ही रहते हैं उनके साथ ही। जी, वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ, मतलब इट्स जबरदस्त। गुड कि आपने आप लोग ऐसे टॉपिक्स आपने लेते हैं। जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो बातें बताई है ना मैम, नॉर्मली उन पर लोगों का ध्यान कम जाता है, या फिर लोग इतनी अच्छे से बता नहीं पाते हैं, अपनी बातों को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छे से सारी बातों को रखा है यहाँ पर। और ये ऐसा एक टॉपिक है ना जिसपे जितना कहा जाए उतना कम है। क्वेश्चंस भी इतने सारे बन सकते हैं इस पर। जी बिल्कुल। और सीमा ने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए हैं, तो बहुत जबरदस्त, अच्छा लगा सेशन। और अगर जैसा कि सीमा ने कहा, कोई ऐसा पॉइंट जो लग रहा हो कि मुझे ये जरूर बोलना चाहिए, आप खुद से अगर चाहते हो बोलना, क्योंकि देखिए आज आप कह रहे हैं इस 1 घंटे के सेशन में, तो लोगों को लग रहा होगा कि यार कितनी इजीली मैम बता रहे हैं, लेकिन आपने और आपके हस्बैंड ने उन सब चीजों को फेस किया है। जी। तो अगर कोई ऐसी बात, जैसे अभी किसी ने पूछा यूट्यूब पर मैम कि आपके तो हस्बैंड लो विजन है तो आपको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ दोनों टोटली ब्लाइंड हैं, वो कलर के लिए क्या करें? यूट्यूब उन्हें भी बहुत हेल्प करता है। हाँ जी। एंड जैसा कि आप सी, मेरे हस्बैंड लो विजन है, लेकिन कलर कॉन्सेप्ट्स उनके भी क्लियर नहीं है बहुत अच्छे से। एंड सेकेंडली कि जैसा कि मैंने आपको बताया, अब जैसे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में तो आप श्योर हो ना कि वेजिटेबल्स के कलर क्या होते हैं, फिर Right. चाहे आप उसको देख पा रहे हो चाहे नहीं देख पा रहे हो, राइट। कि वेजिटेबल्स का कलर क्या होता है। तो आप वेजिटेबल्स के साथ बच्चे को एक्टिविटी करा सकते हो, उनके कपड़ों के साथ एक्टिविटी करा सकते हो, क्योंकि जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं शॉप से, तो आप शॉपकीपर से पूछ सकते हैं कि इसका कलर क्या है। एंड यू हैव वेरियस अदर टूल्स अवेलेबल। आजकल तो सॉफ्टवेयर ऐसे एप्लीकेशंस भी आते हैं जो आपको कलर रिकॉग्नाइज करके बता सकते हैं कि कलर क्या है। एंड मोस्ट हेल्पफुल इज कि वो यूट्यूब वीडियोस, वो फिंगर फैमिली, बच्चा उसको देखकर ही सीख जाएगा। अगर आप वो टीवी पे लगा दिए और उसके साथ साथ आप बैठ के, ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दो, नहीं तो फिर तो बच्चे का ध्यान नहीं जाएगा उस चीज पर। आपको साथ में बैठना पड़ेगा कि ये कौन सा कलर चूज किया, ये कौन सा कलर चूज किया, तब उसका ध्यान जाएगा कि अच्छा ये पिक कर रहा है, दिस इज येलो, ये पिक कर रहा है, दिस इज पर्पल। राइट। और अगर हम खुद से ये चीज बोलना चाहे तो हम यही कहेंगे कि सी, बीइंग ब्लाइंड, चाहे वो पेरेंट्स टोटली ब्लाइंड हो, चाहे वो पार्शली या टोटली ब्लाइंड हो, अगर आप बेबी प्लान करते हो तो आप इस चीज से मत डरो कि बेबी के जो भी टेक केयर होता है या जो बेबी केयर होता है वो नहीं मैनेज कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता।
बहुत तरीके हैं और आप जब करना स्टार्ट करोगे तो आप कर लोगे। जब आप जी। अपने ब्लाइंडनेस को जी सकते हो, अपने ब्लाइंडनेस के साथ आप सारा काम कर सकते हो, तो एक बेबी केयर करने में कोई इतनी बड़ी डिफिकल्टी नहीं आती। मेडिसिन वाला आपने बताया मैम, लेकिन हाँ जी। राम जी पूछ रहे हैं, हमारे हम्म। मेंबर हैं, कि फिर भी बच्चों को दवाई पिलाते समय वो गिरने का डर रहता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आप ड्रॉपर से पिला रहे हो, मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं आई कभी, क्योंकि वो जो ढक्कन होता है वो डायरेक्ट हम उसके जैसे मुंह में ऐसे आप लगा लोगों ने के मैम वो डाले। पेन फ्रेंड वगैरह भी यूज किए होंगे ना, मेरे ख्याल में, कि नहीं? नहीं, पेन फ्रेंड कभी नहीं यूज किया। ओके 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 ओके। इस टाइप के भी आते मेडिसिन की हैं, क्वांटिटी की बात हो रही है, या मतलब बीप बचती है, और वो आते हैं ना इस तरह के इक्विपमेंट्स भी आजकल, तो गैजेट्स की हाँ वहां जी। तक है ना मैम? पेन जी, पेन फ्रेंड तो जैसे आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई के लिए। आइडेंटिफाई के लिए, तो Yes. मेरे को ऐसी नीड नहीं थी, क्योंकि मेरे को जैसे अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो मेरे को अच्छी नॉलेज है कि टाइप्स ऑफ दाल क्या होती है, मसालों का, तो मेरे को नहीं Okay. इतनी नीड होती। कपड़ों का अरेंजमेंट हम ऐसा रखते हैं कि मेरे को नहीं दिक्कत होती, मेरे को पेयरिंग्स मिल जाती है बहुत आराम से। एंड सेम आई मैनेज टू डू विथ माय डॉटर आल्सो। गुड मैम। मैं कह जब रहा हम था मैम, जो गैजेट्स आते हैं, जैसे वहां तक अगर वो हो जाए ड्रॉप, मतलब दवाई मेडिसिन आ जाए तो वो बीप बचती है, इस तरह के गैजेट्स भी आते हैं ना? ये टॉकिंग लेवल इंडिकेटर होता है, जिससे पता चलता है कि जैसे बॉटल से अगर हम फिल कर रहे हैं ग्लास में लिक्विड, तो यदि वो फिलअप होने आया होता है तो एक इंडिकेशन देता है, साउंड करता है कि योर ग्लास इज अबाउट टू फुल करके। इस तरह के गैजेट्स भी आते हैं, जैसे RNIB में देखा है वही मैं हमने। पूछ रहा था कि ऐसा भी कुछ क्या आप लोगों ने देखे हैं, ट्राई किए हैं, या नहीं, जरूरत नहीं पड़ी उसकी कभी? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी मेरे को कभी इस चीज ये लिक्विड इंडिकेटर की, क्योंकि जो मेडिसिन, जो बच्चों की मेडिसिन आती है उसमें जो वो लोग देते हैं, जो कप आता है साइज ढक्कन का, उसमें वो लोग एम्बॉस्ड लेबल होता है कि आप टच करके फील कर सकोगे कि व्हाट इज 5 ml और व्हाट इज 10 ml। तो वो छूने से वो लाइन बनी होती है, तो वहां तक जैसे आप डाल लिए तो पता चल जाएगा कि ये 5 ml है, ये 10 ml है। तो बहुत मैम बढ़िया जैसे मैम। जी, बताओ बताओ, प्लीज कंटिन्यू करें। मैम जैसे बच्चे 2-3 साल के होने लगते हैं या 4 साल के, तो कभी कभी जैसे वो जैसे आपकी बेटी को दिखाई देता है और आपके इन लॉज और बाकी लोग भी उनके साथ देखने वाले हैं बैठे हुए, तो कभी कभी ऐसा लगने लगता है, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, वो कह रही थी कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो बड़े होके हमें इग्नोर ना करने लगे, या फिर ऐसा लगता है कि वो उनके साथ ज्यादा एंगेज हो रही है, हमें थोड़ा सा टाइम कम दे पा रही है, कुछ ऐसा। तो इन चीजों को कैसे, कभी आपके साथ ऐसा हुआ, या फिर अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ये किस तरह? देखो, एट एक सर्टेन पॉइंट होता है, ऐसी फीलिंग आती है, बट हम लोगों को इस चीज से नहीं डरना है। ये इनसिक्योरिटी हमारे खुद के दिमाग का चीज है। आप आप जितना ज्यादा बात करोगे अपने बच्चे से, आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे अपने बच्चे के साथ, आपका बच्चा उतना ज्यादा अटैच रहेगा आपसे। अगर आप वो चीज में गैप करते हो तो चांसेस हैं कि भाई उसको जहां ज्यादा प्यार मिलेगा वो वहीं जाएगा। जो उसकी बातें सुन रहा है, जो उससे बातें नहीं कर रहा है, तो वो उसके पास कम जाएगा। ऐसा होता है, एंड इट्स नॉर्मल। बट दैट डजंट मीन कि बच्चा आपसे प्यार नहीं करता या बच्चा आपसे अटैचमेंट नहीं रखता है। पेरेंट्स पेरेंट्स ही होते हैं, आप कितने भी दूर रहो, ऑटोमेटिक है कि वो एक एम्पैथी, एक अटैचमेंट रहेगा ही रहेगा। जी मैम। तो मैम अब This is a very true. यस सर। यस, मेरे को ऐसी इनसिक्योरिटीज होती थी इनिशियली, बहुत होती थी। अभी भी सिचुएशन होती है जब वो कहती है कि मैं दादी पास सोऊंगी, तो ऐसे ठीक है। और अब जैसे हम लोग 2 साल से घर में है, तो अब मेरे को इतना फील नहीं होता। बट जब व्हेन आई वाज वर्किंग और हम शाम में ऑफिस से घर आ रहे हैं, तो मेरे मन में ये रहता था कि हम 10 to 12 आवर्स बाहर हैं। अब हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास रहे, बट माई डॉटर इज सेइंग कि वो अपनी दादी पास सोएगी। तो आई यूज टू लीव। मेरे को सिचुएशन देख के चीजें छोड़नी भी पड़ती थी कि हाँ ठीक है, जाओ रहो। फिर 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन आई जस्ट सेड कि
मम्मा भी तो नहीं रहती है दिन भर, मम्मा भी तो चाहती है कि उसका बेबी उसके पास सोए। तो आप मम्मा के पास नहीं सोगे, फिर आप नहीं सोओगे तो मम्मा सैड हो जाएगी। देन शी अंडरस्टूड कि अच्छा ये एक इमोशनल कनेक्ट है जो शायद मम्मा को भी बैड लगता है, तो फिर वो मेरे पास होने लगी। अब जब वो मेरे पास होने लगी तो उसकी दादी जब बुलाती थी तो वो कहती थी नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वर्सेशन। आप कैसे कन्वर्सेशन करते हो अपने बच्चे के साथ, कैसा एक वो रिलेशनशिप बिल्डअप करके रखते हो, वो भी डिपेंड करता है। ओके मैम, मैम एक और इस टॉपिक से थोड़ा हटकर क्वेश्चन, आपने जैसा डिसीजन लिया था कि आपको किसी विजुअली इम्पेयर्ड के साथ ही शादी करनी है और आपकी हुई और आप सक्सेसफुल लाइफ आपकी चल रही है, तो मतलब आपके पेरेंट्स और बाकी सब लोग खुश हैं, वो लोग इस चीज से दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं? मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो विजुअली इम्पेयर्ड को विजुअली इम्पेयर्ड के साथ शादी करनी चाहिए? जी बिल्कुल, मेरी मदर इन लॉ को तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लगता है। वो मतलब मेरे को ट्रीट ही नहीं करती है इस तरह कि आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड, क्योंकि अगर काम करते वक्त कुछ गलती हो जाए तो वो जैसे नॉर्मल अपनी बेटी को डांटेगी, वो उस तरह से मेरे को भी डांट देगी, मेरे को समझा भी देगी कि ये ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। कि इवन शी इवन कम अप विद अ सोल्यूशन कि तुमको ये चीज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम इसको ऐसे कर सकती हो, तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी और ये चीज खराब भी नहीं होगी, बिगड़ेगी भी नहीं। तो और दूसरों को कन्विंस करने की बात, तो दे ऑलवेज से कि हाँ ठीक है, मतलब मेरे मम्मी पापा का इतना इंटरेक्शन कभी रहा नहीं किसी अदर मतलब डिसेबल लोगों के साथ, बट मेरे मदर इन लॉ का रहा है, तो उनको तो हम हमेशा यही कहते हुए देखे हैं कि हाँ ये लोग कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छे से करते हैं। स्वाति मैम, एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। हाँ जी। आप तो चलिए, आपकी मतलब जो प्रॉब्लम थी उसको फेस किया और उसके सॉल्यूशंस भी आपने निकाले, लेकिन आज ऐसे पेरेंट्स भी आपको सुन रहे हैं जो खुद तो साइटेड हैं लेकिन उनके बच्चे ब्लाइंड हैं। हाँ जी। वो ठीक से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें। बहुत सी दिक्कतें आती हैं और बहुत लोगों से सुना भी है, तो इस पर आप जैसे क्या कहना किचन में भी चाहेंगे? जाते हैं तो इस पर किचन आप में भी क्या जाते हैं कहेंगे तो वो उनके कहते हैं लिए? कि कोई मैसेज या कुछ बात अगर आप कहना चाहें जो शायद काम आ जाए ऐसे पेरेंट्स को जो आज सुन रहे हैं आपको। मतलब उनके बच्चे बड़े हैं छोटे हैं, मेरे को थोड़ा ये आप बता सकते बाय हैं? द वे, मान लीजिए शुरू से उनको नॉलेज ही नहीं है कि उनके साथ क्या ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है, किसी के घर में अगर बच्चा ब्लाइंड हो जाता है बाय द वे। देखिए, जो मेरे को लगता है उनको ना कुछ अलग नहीं ट्रीट करना चाहिए, कुछ स्पेशल नहीं ट्रीट करना चाहिए। जैसे वो डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ मैम, डिसेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। मतलब सिखाने के मतलब पर्सपेक्टिव जी से। जी जी जी। मैडम हाँ जी, यहाँ पर ये बोलिए। समझ लीजिए। हेलो स्वाति मैम। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी आ रही है। यहाँ पर ये समझ लीजिए, जैसे आपके पापा नॉर्मल हैं, पेरेंट्स आपके दोनों नॉर्मल है और आप डिसेबल्ड हैं, तो आपके मम्मी पापा का आपके प्रति क्या रवैया होना चाहिए, ये संदीप जी का शायद पूछना है। एक्चुअल में क्या रवैया होना चाहिए जी, कि आप लोगों के साथ चल सके, दूसरे लोगों के साथ आपके पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट करें? पेरेंट्स नॉर्मल है मगर बेबी जो उनका है वो डिसेबल्ड है, ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड है। पेरेंट्स को सबसे पहले तो यही सोचना चाहिए कि मेरे को अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, बाकी बच्चों की तरह, जैसे वो बाकी बच्चों को करते हैं नॉर्मल। जैसे कि अगर कोई मान लो ब्रेकफास्ट कर रहा है डाइनिंग टेबल पे बैठ के और बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं वो अपना अपना प्लेट खुद ही ले जाके सिंक में रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लाइंड बच्चे का कोई और कर रहा है। पेरेंट्स को ये सिखाना चाहिए कि आप भी अपना प्लेट उठाओगे और सिंक में रख कर आओगे, फिर चाहे उसको हाथ पकड़ के ही क्यों ना करवाना पड़े ये चीज। इनिशियली जो मदर है, पेरेंट फादर है, उनको कराना पड़ेगा। और ये हम सब जानते हैं जितने भी ब्लाइंड है कि हम लोग ये काम कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, अगर हम लोग को 1 से 2 बार ओरिएंटेशन हो जाए तो ये पेरेंट्स को ये चीज समझनी होगी कि हर चीज में इनिशियली उनको है सपोर्ट देना है, उसके बाद उनको सपोर्ट ऐसा देना है कि वो ऐसे इंडिपेंडेंट हो कि वो अपना काम खुद से कर सके।
जी मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारे क्वेश्चन का और सबकी। और सर कोई क्वेश्चन किसी का है? हाँ, यहाँ पर हमारे साथ जूम में जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। ये स्वाति मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आसान से शब्दों में आपने बहुत इतने सरल भाषा में समझाया कि हर कोई समझ गया होगा, और कैसे अपने न्यू बॉर्न बेबी को केयर करना है और किस प्रकार से हम उसको एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, वो बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए पूरी रिकॉर्डिंग क्लब टीम की ओर से आपको। थैंक यू सो मच। और कोई? भानु या संदीप भाई देख लीजिए, कोई और कमेंट हो तो। मेरे ख्याल में सृष्टि जैन कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही है। सृष्टि जैन, प्लीज। यस सृष्टि, आस्क योर क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, पूछिए। जी सर, तो मैं ये पूछना चाह रही थी मैम, जैसे आपने जो सर आपने क्वेश्चन पूछा उसी के कोरोलरी में एक क्वेश्चन है कि जैसे उसी की उनको ये चॉइस हुई कि जब वो स्कूल में डालेंगे तो एक चॉइस तो है कि एक स्पेशल एजुकेशन के थ्रू उसे करें, या एक चॉइस है कि जो साइटेड स्कूल में डाले, बिकॉज पेरेंट्स साइटेड हैं तो वो उसकी केयर उस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि स्कूल से भी पहले जो घर में एक बच्चे की स्कूलिंग होती है, जैसे आपने उसे कलर वगैरह पहचानना सिखाया, तो ये सब चीज वो इंटीग्रेट करके कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत आश्चर्य वाला होता है, बहुत सैड होता है कि हमारा बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है जबकि हम तो साइटेड है। वो रीजंस भी ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों। आई गेस उनका कुछ नेटवर्क इशू आ गया, शी लेफ्ट हो गई है वो। मैम शायद वो ये कहना चाह रही थी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको कैसे वो कलर साइटेड कॉन्सेप्ट। पेरेंट्स हैं वो कैसे उनको इन चीजों को सिखाएं। स्वाति मैम, हाँ आप जी। सृष्टि जी के साथ साथ हमारे यूट्यूब पर भगवती जी हैं, उनका भी एक क्वेश्चन है कि 6-7 महीने के बच्चे को स्पून से कैसे दूध पिलाएं, इसमें मुझे बहुत दिक्कत आई, उन्होंने कहा। तो ये भी आप ऐड कर दीजिएगा। पहले सृष्टि जी का आंसर कर दीजिए। थैंक यू। हाँ जी, सृष्टि जी देखिए, अगर कोई बच्चा है जो ब्लाइंड है और पेरेंट्स साइटेड हैं, तो वो उनको कलर कॉन्सेप्ट्स ऐसे बोल के बता सकते हैं। जैसे वेजिटेबल को आप टच करा के बता सकते हो कि जैसे ये ब्रिंजल है, इसका कलर पर्पल होता है। अब ये थोड़ा सैड पार्ट है, ये हर पेरेंट को थोड़ा पेनफुल होगा कि ये मेरा बच्चा देख नहीं सकता और हम उसको कलर, वो सिर्फ कलर याद रख सकता है, वो कलर एक्चुअली देखने में कैसा है वो चीज वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इट्स रियली पेनफुल फॉर अ पेरेंट टू फील दिस। लेकिन आपके पास चॉइस क्या है, आप ये देखो। आप इसमें ये सोच सकते हो कि हम इसमें उसको कलर फील नहीं करा सकते, हम उसको कलर विजुअलाइज नहीं करा सकते, बट आई कैन मेक हिम लर्न कि ये इस कलर का होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज कराना ज्यादा बेटर होगा। आप ऑब्वियसली जो विजुअली जो ब्लाइंड बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, तो उनको सही में तकलीफ होती होगी जरूर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी हुई थी जब उनको पता चला था कि अच्छा ये शी कैन नॉट सी। तो बट दो आई वाज अ लेट ब्लाइंड पर्सन, तो मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। बट ऐसे हैं मेरे फ्रेंड्स जिनके पेरेंट्स ने काफी वर्क किया है और ऐसे वेजिटेबल कॉन्सेप्ट्स को लेकर ही किया है कि दिस इज ग्रीन, दिस इज रेड, दिस इज ऑरेंज। और अभी जो यूट्यूब पे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 6-7 मंथ्स के बच्चों को स्पून फीडिंग कैसे करानी है, तो आप स्पून क्या करोगे, बहुत बड़ा स्पून नहीं लोगे। सर आप उनका नाम बता सकते हैं क्या, सो दैट आई कैन। भगवती जी, भगवती जी। तो भगवती जी, आप एक चीज ट्राई करोगे कि आप छोटा स्पून लोगे, बहुत बड़ा स्पून नहीं लोगे, और छोटे स्पून में भी आप हाफ फिल करोगे उसमें, और आप अपना जैसे
6 महीने का बच्चा है तो वो प्रॉब्ली बैठ जाएगा किसी तकिए के सपोर्ट से या किसी चेयर पे, तो वहां पे उसको बैठा दीजिए। आप अपना एक हैंड बिल्कुल फ्री रखिए बच्चे, और एक हैंड से जैसे आपने लिया हाफ ऑफ द स्पून, आपने एक हल्के से अपने थंब से टच करके देख लिया कि वो स्पून में आ गया खाना, फिर आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब से उसके होठों के पास ऐसे टच करके फील कीजिए कि उसका होठ कहाँ है, और आप जैसे स्पून पास करोगे ना, बेबीज में ये क्वालिटी होती है, वो अपने आप ही अपना मुंह खोल लेंगे, फिर आप उसमें आराम से आप स्पून डाल दो तो वो खाना वो ले लेते हैं अंदर। तो खाना आप ऐसे खिला सकते हो, मिल्क भी आप ऐसे ही पिला सकते हो, नहीं तो मिल्क का ना एक वैसा सा आता है स्पून, जैसे उसके सामने ना ऐसे चोंच सी बनी होती है, वो ऐसा स्पून होता है, तो आप जैसे स्पून में लिए और उसके मुंह में आप ऐसे डाले तो वो अपने आप ही स्लिप करके उसके मुंह में चला जाएगा, वो जो चोंच सी जो बनी होती है उससे। आप किसी भी वो किचन वाले शॉप से पता करो तो वो मिल जाएगा आपको आसानी से, वो बेबी फीडिंग के लिए ही आता है वो स्पेशल स्पून। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई क्वेश्चन है, और कोई कुछ पूछना चाहते हो? हेलो। हाँ जी। जी सृष्टि। सॉरी मैम, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर आपसे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो फिर मैं स्किप ना क्वेश्चन, या मेरी आवाज कट गई थी। हाँ, आप शायद लीव हो गए थे इस मीटिंग से। हम इस जी आपके जी क्वेश्चन मैम। का हम आंसर किए थे सृष्टि, और हम यही बोले थे कि इट्स वेरी पेनफुल एक पेरेंट्स को ये मतलब फील करना कि मेरा बच्चा कलर को विजुअलाइज नहीं कर सकता है, इट्स रियली पेनफुल। लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक अदर वे राउंड, कि आप उसको चीजें बता सकते हो, लर्न करवा सकते हो कि दिस इज, अगर ऑरेंज है, अगर संतरा है तो वो ऑरेंज कलर का होता है, अगर वो भिंडी है तो वो ग्रीन कलर की होती है, इस तरीके से। और उसको ये चीज भी समझाइए कि जब आप जैसे बड़े होगे तो कलर्स, जैसे आप ड्रेसेस के भी आपके कलर्स होते हैं अलग अलग, तो वो एक्साइटमेंट होगा उस बच्चे के अंदर, वो आपसे आके पूछेगा कि मेरे इस ड्रेस का कलर क्या है, मेरे इस ड्रेस का कलर क्या है, फिर धीरे धीरे करके वो यूज्ड टू हो जाएगा, कि उसको समझ में आने लगेगा कलर कॉन्सेप्ट्स। मे बी आप ये चीज ट्राई करके देख सकते हैं। जी जी मैम। जी थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। आकांक्षा या और कोई अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो, क्योंकि अब बिल्कुल एंड में हैं हम लोग। तो शायद जी मुझे लगता है कि अब अब किसी का कोई क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं नहीं है। है, तो सारी स्वाति चीजें मैम मैम ने, आप कंक्लूड करें, फिर कैसे कीजिएगा, प्लीज कंक्लूड कीजिए आप। सारी चीजें मैम ने बहुत अच्छी से बताने की कोशिश की, मतलब बताई, सबको समझ में आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। और बहुत सारे लोगों के दिमाग से कुछ कुछ जो मिथ्स हैं, कुछ चीजें हैं, वो क्लियर हुई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो मैम आप एंड में क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सीमा आपका। सबसे पहले तो कि मेरे को इनवाइट किया और ये इतना अच्छा टॉपिक आपने चूज किया पेरेंटिंग के ऊपर। संदीप जी ने पहले भी कहा कि ये टॉपिक एंडलेस है, एंड दिस इज ट्रू। अगर आप बैठो डिस्कस करने लगो तो देयर आर मेनी थिंग्स टू डिस्कस, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो बेबी केयर से रिलेटेड हो। हेलो। तो थैंक यू वेरी मच। शायद कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी। क्वेश्चन कोई हाँ मैम जी। देख पूछ। हेलो। जी जी बिंदु जी। मैम है, बिंदु मैम पूछ रहे हैं। हाँ जी 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 सर जी जी। जी बिंदु मैम पूछिए प्लीज प्लीज। मैम मुझे थोड़ा सा रिटर्न वर्क मतलब कैसे मतलब करवाएंगे, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। आपको फिलहाल क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप ये बता सकते हैं? कि जैसे मेरी बेटी ना अभी मतलब 6+ है, तो हम्म। तो मुझे थोड़ा सा रिटर्न वर्क में, बेटा मेरा 5 इयर्स का है, तो थोड़ा रिटर्न वर्क में मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। अगर आप बताइए कि उसका कैसे सोल्यूशन निकल सकता है। आपको आता है ये जो हिंदी के या इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं, आपको पता है कि आप वो मैं कैसा यहाँ पे दिखता ऐड है? कर दूं स्वाति मैम, मैं ऐड कर दूं, ये मैम और सर दोनों ही टोटली ब्लाइंड है मैम। अच्छा, तो उनको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगा, राइट?
राइट। हाँ तो आई कैन हेल्प यू, आप अपना नाम बता सकती हैं? बिंदु मैम, अच्छा, बिंदु शर्मा। बिंदु शर्मा। तो मेरे पास जैसे वर्बल क्लूज हैं, अगर हम वो वर्बल क्लूज आपके साथ शेयर करें तो आप उस वर्बल क्लूज के हेल्प से आप अपने बच्चे को जैसे आप बोलो तो वो उसी तरीके से लिखेगा, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि वो कैसा लिख रहा है। और आपको साथ में ये चीज भी कॉन्सेप्ट्स हम आपको बाद में लेटर ऑन क्लियर कर देंगे कि जैसे अगर 4 लाइन कॉपी में वो लिख रहा है तो उसको कौन से, उसमें 4 लाइन कॉपीज में क्या होती है फॉर इंग्लिश कि उसमें 2 पिंक लाइन होती है और 2 पिंक लाइन के बीच में 2 ब्लू लाइन होती है। तो जब इनिशियली जब कोई बच्चा लिख रहा होता है, ये हर स्कूल में पहले 4 लाइन कॉपी पे ही लिखाते हैं इंग्लिश में, कि जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो हमेशा ब्लू लाइन के बीच में लिखी जाती है, दोनों ब्लू लाइन के बीच में। ओके। और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिसका जो नीचे का पार्ट है वो नीचे वाले पिंक लाइन को टच करता है, और कुछ लेटर्स होते हैं जिनका ऊपर का पार्ट ऊपर के पिंक लाइन को टच करता है। ठीक है। तो जब आप अपने बच्चे को लिखा रहे होते हो तो जैसे मान लो एफ है, अगर आप बेबी एफ लिखा रहे हो तो उसका जो ऊपर का पार्ट है वो ऊपर वाले पिंक लाइन को टच करता है। तो आप अपने बेटे को या बेटी को बोल सकते हो कि आपने ऊपर वाले पिंक लाइन को टच किया है या ब्लू लाइन पे कर दिया है टच। तो वो अगर कह देगी कि हाँ ऊपर वाले पिंक लाइन को टच किया तो आप समझ जाओ कि उसने करेक्ट लिखा है। इसी तरह जी है, जी का जो नीचे का पार्ट आता है वो नीचे वाले पिंक लाइन को टच करता है। मेरी जो डॉटर है वो हमेशा क्या करती है कि कैपिटल जी लिख देगी, वो ऊपर के पिंक लाइन से शुरू करके नीचे के ब्लू लाइन पे टच करेगी। तो जब भी वो लिखने वाली होती है हम उसको पहले ही बता देते हैं कि नीचे वाले पिंक लाइन पे टच होगा। तो दिस कम्स बाय प्रैक्टिस। अगर आप उसके साथ बैठ के कराओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहा है और कैसी मिस्टेक कर रहा है, फिर आप उसको करेक्शंस कर सकते हो। मेरी डॉटर टिल डेट, वो नर्सरी से 1 में आ गई है, टिल डेट वो डी को बी लिख देती है। एंड आई पर्पसली, अगर हम उसको कुछ सेंटेंसेस लिखा रहे हैं तो आई पर्पसली मेक श्योर कि हम ऐसे सेंटेंस लिखाएं जिसमें बहुत सारा डी आ रहा है। तो आई हाँ, तो हम जब भी वो डी लिखेगी आई से कि तुम उसका बेली कहाँ बनाई हो, लेफ्ट बनाई हो कि राइट बनाई हो। इफ शी से कि वो राइट बनाई है तो मैं को बोलते हमशिका आपने बी बना दिया है, डी नहीं बनाया है। तो इसके लिए आपको भी लेटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। एंड सेकेंडली कभी कभी वो अब तो जैसे बड़ी है तो वो मेरे हाथ में ड्रॉ कर देती है कि मम्मा मैंने ऐसा बनाया है, तो उसके ड्रॉ करने के तरीके से मेरे को समझ में आ जाता है कि वो सही बनाई है या वो करेक्ट बनाई है, गलत बनाई है। तो मैम आप लेट ब्लाइंड है या बाय बर्थ ब्लाइंड है? हम लेट ब्लाइंड है मैम, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, हम लोगों ने ये सब कुछ देखा ही नहीं है। नहीं तो मैम उसके लिए क्या होता है ना, आप किसी भी टॉय शॉप पे जाइए, टॉय शॉप पे आपको ना अल्फाबेट्स के टॉयज मिलेंगे, वो ना ऐसे होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, उसके पीछे मैग्नेट लगा होता है जो आप ऐसे अलमीरा वगैरह पे चिपका सकते हो। तो वो अल्फाबेट्स कैपिटल के भी आते हैं, बेबी के भी आते हैं और नंबर्स के भी आते हैं, 1 से 0 से 9। तो वो सब आप लेकर आओ तो आप वो चीज को टच करके फील कर सकते हो कि ये कैसा है, कैसा दिखता है। एंड आप ऑफलाइन अगर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो तो आप कांटेक्ट कीजिए एंड आई विल शेयर द वर्बल क्लूज। डेफिनेटली बिंदु मैम को आपका नंबर हम शेयर कर देंगे मैम। यस एग्जैक्टली। और सीमा कोऑर्डिनेट कर लेंगे इसको जी। बिल्कुल। तो वो वर्बल क्लूज आपको काफी हेल्प करेगा। वो वर्बल क्लूज के साथ साथ अगर आप उस टॉय जो लेटर्स हैं उस पे अगर आप फिंगर अपना घुमाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्बल क्लूज एग्जैक्टली वही चीज ड्रॉ कर रहा है जो ये अल्फाबेट बना हुआ है। जी, मतलब कि वो रख के या तो पेंसिल से खुद हम वो शेप बनाने की ट्राई करें या तो कुछ नहीं, आपके कॉन्सेप्ट के लिए हम आपको बता रहे हैं, वो तो वो कॉपी पेन में बच्चा खुद ही ड्रॉ कर लेगा वर्बल क्लूज के हेल्प से। ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे देन ओनली यू कैन हेल्प हिम इन करेक्टिंग कि वो सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है। यस, ठीक है। और वर्बल, हाँ जी, ऑफलाइन जुड़ के ना ये कॉन्सेप्ट्स कुछ और क्लियर करूंगी फिर। जरूर। सो मच बिंदु मैम, बहुत बहुत धन्यवाद
थैंक यू करी मैम, करने थैंक के यू लिए। सर। थैंक यू थैंक ऑल। यू स्वाति मैम।